नमस्कार मित्रों, तो दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स या आप कह सकते हैं वर्ष 2023 के जो महत्वपूर्ण समसामयिकी या करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषय हैं, अति संभावित जो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। पता है 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है और आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर वीडियोस देखते हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023 के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको यहाँ पर संकलित किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि ग्रैंड स्लैम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो वर्ष 2023 का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ, टोटल 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें एक आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, एक फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन और एक आपका हो जाएगा अमेरिकी ओपन। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका पुरुष एकल है और एक आपका महिला एकल है, मतलब मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। अगर पुरुष तो विंबलडन को छोड़ करके बाकी सारी ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं हैं वो किसने जीती हैं? तो नोवाक जोकोविच, नाम याद रखिएगा आप, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और अमेरिकी, ये तीनों ओपन जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं। केवल विंबलडन आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो आपको कंट्री भी याद रखनी है कि ये किस कंट्री से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और अमेरिकी, इन तीनों को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और अमेरिकी, ये आपका जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर विंबलडन ओपन की हम बात करें तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, पुरुष एकल की हमने ये बात कंप्लीट कर ली। अब आते हैं महिला एकल पे। अगर ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो महिला एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता है? आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, ध्यान रखिएगा, आर्याना सबालेंका, ये आपकी बेलारूस की हैं, महिला एकल की विजेता हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन की। फ्रांसीसी अगर ओपन की हम बात करें तो फ्रांसीसी ओपन जीता है स्वियाटेक ने। ईगा स्वियाटेक कहां से है? तो ये आपकी पोलैंड से है। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फ्रांसीसी ओपन जीता है। आर्याना सेबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। विंबलडन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर मार्केटा वोंड्रोसोवा, ये आपकी चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक की हैं। मार्केटा वोंड्रोसोवा, इन्होंने विंबलडन जीता है। और अमेरिकी ओपन जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ कहाँ आप कह सकते हैं पे ये कहाँ के विजेता हैं? तो अमेरिकी ओपन के विजेता हैं, ये अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आप देखेंगे एक ना एक प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया जाता है, या तो पुरुष एकल से या महिला एकल से। अगला जो हमारा न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नए संसद भवन के आप कह सकते हैं उपलक्ष्य में है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, यहाँ पर आपके एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका नाम अब क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, जो पुराना संसद भवन है हमारा, अब उसे हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है संविधान सदन। इसके बाद आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष मूल रूप से या आमतौर पर संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बजट, मॉनसून और शीतकालीन। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रायः एक स्पेशल सेशन भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र जो होता है वो आपका जनवरी के अंत में शुरू होता है। मॉनसून सत्र आपका जुलाई में स्टार्ट होता है और शीतकालीन सत्र होता है वो आपका नवंबर में शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप ध्यान रखना, कि पुराने संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन और नए संसद भवन में जो कार्यवाही का प्रथम दिन था वो कौन सा था? तो आप कह सकते हैं 19 सितंबर को जो हमारा पुराना संसद भवन है उसमें आप कह सकते हैं लास्ट डे था ये, और इसी दिन हम शिफ्ट हो गए नए संसद भवन में। और ये दिन भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, गणेश चतुर्थी का दिन था ये। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत की गई, और शुरुआत की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक से, जिसको हम नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। पहला संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया वो 128वां था, नंबर भी याद रखिएगा, 128वां नए संसद भवन का पहला संविधान संशोधन विधेयक था, और इसे हम नारी शक्ति वंदन विधेयक के भी नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली महिला आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, लोकसभा में महिला आरक्षण की बात की गई है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, विधेयक 128वां था, अगर अधिनियम की हम बात करें तो जब ये अधिनियमित हो गया तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसको हम लोग महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम किस नंबर का था, तो वो था आपका 106वां। और अगर पूछा जाए नए संसद भवन में प्रस्तुत होने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था, तो वो आपका 128वां था। इसे हम नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से जानते हैं, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको अधिनियमित किया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपका विधेयक है जो प्रस्तुत किया गया, या जो अधिनियम ये पारित किया गया 106वां अधिनियम, ये आपका राज्यसभा और पुडुचेरी का जो विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा पुडुचेरी, उसकी जो विधानसभा है उसमें यह आरक्षण लागू नहीं होगा। मतलब राज्यसभा और पुडुचेरी जो विधानसभा है उसमें ये लागू आरक्षण नहीं होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो लोकसभा में आरक्षण लागू है। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो अधिनियम पारित किया गया है वहां पर महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण है यह प्रावधान लाया गया है अगले 15 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा न्यूज है वो है प्रोजेक्ट चीता को लेकर के। एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो इन सभी चीतों को कहां पर स्थापित किया गया भारत में, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में ही कुछ और हम जगह की बात करें जो चीतों के लिए फेवरेबल है, तो उसमें मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। यहां पर ये आप कह सकते हैं वैकल्पिक स्थान है। आपसे पूछ लेगा कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य या नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, गांधी सागर और नौरादेही दोनों ही। बाकी कूनो के बारे में आप सभी को पता ही है। अगला न्यूज है मित्रों यहां पर कि एक देश के लिए एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे संबंधित पहलुओं के विचार हेतु या इस पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उन पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो श्री रामनाथ कोविंद, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा मित्रों, भारतीय वायु सेना में हाल ही में ये आपके ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स या परिवहन विमान आप इन्हें कह सकते हैं, ये अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं। C-295 इनका प्रकार पूछा सकता है कि C-295 क्या है, लाइट हेलीकॉप्टर है या परिवहन विमान है ना। तो ये आपके परिवहन विमान है। इन्हें डेवलप किसने किया है, तो ये आपका एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस, ये कंपनी है, यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इसकी स्पेन की शाखा ने इसे डेवलप किया है C-295 परिवहन विमानों को। इनकी क्षमता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 5 से 10 टन का वजन ले जाने में ये सक्षम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये समुद्रयान। ये एक सबमरीन है, पनडुब्बी है समुद्रयान, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य या मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 इसका नाम है, समुद्रयान पनडुब्बी। जैसे चंद्रयान था, ठीक है, मंगलयान था, उसी प्रकार अब गहरे समुद्र में या आप कह सकते हैं 6000 मीटर की गहराई तक संसाधनों और जैव विविधता के संबंध में जो अध्ययन होगा उसके लिए ये समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 लोगों को गहरे समुद्र में भेजा जाएगा 6000 मीटर की गहराई तक। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण आप कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। अब ये भी आपसे पूछा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है ये आपका कहां पर है, तो ये आपका चेन्नई में है, NIOT इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा समुद्रयान मत्स्य 6000 का निर्माण किया जा रहा है। इससे संबंधित अगर मंत्रालय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा भूविज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये मंत्रालय भूविज्ञान मंत्रालय, और निर्माण के कौन कर रहा है समुद्रयान का, तो हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है 3 मार्कर। आप कह सकते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है आपकी, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके लिस्ट में भारतीय स्थलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 42 हो गई है। पहले 40 थी, ध्यान रखिएगा 2 और शामिल कर दिए गए हैं 2023 में।
तो वो दो हैं कौन से? तो एक आपका शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, और होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह है कर्नाटक के, उनको शामिल किया गया है, और शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल से, इसे शामिल किया गया है 2023 में। इसके अलावा वर्ष 2021 में जो लेटेस्ट शामिल किए गए थे वो आपके काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना का, और हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो गुजरात में मौजूद है, इन दोनों को शामिल किया गया था 2021 में। 2023 में शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। अब इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? तो बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर। बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत के जो स्थल हैं उनको 3 कैटेगरी में आप देख सकते हैं। कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। तो एक है मिश्रित, तो इसको आपको पता होना चाहिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मिश्रित कैटेगरी का एक स्थल है। बाकी अगर आप टोटल इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है, उसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय घोषित किया गया है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर 1 दिया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। इसके अलावा इसी सूची में अगर भारतीय विश्वविद्यालयों की हम बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय में जो भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है इस रैंकिंग के अनुसार, तो वो आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु में मौजूद है IISc। तो ये आपका पहले नंबर पे भारत में, दूसरे नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, और तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला न्यूज देख लेते हैं फ्रेंड्स। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पर हुआ है? तो प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी? महत्वपूर्ण है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। यहाँ पर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की जो अवधारणा है इसको यहाँ पर इस थीम के अनुसार बताया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये पूरी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो 18वां आपका अगर पूछा जाए G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो कहां पर था? तो ये आपका दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित किया गया 2023 में। इसके अलावा वर्ष 2022 में जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ था, जब इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली थी G20 की। 21वां सदस्य, याद रखिएगा, G20 का जो 21वां सदस्य है वो अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अफ्रीकी संघ के जो मुखिया अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो अजाली अस्सुमानी। अजाली अस्सुमानी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, और अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सदस्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि G20 में जो 21वां मेंबर है वो कौन है? अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी यूनियन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अगर G20 के गठन की हम बात करें तो इसका गठन 1997 में, या आप कह सकते हैं 1997 का जो एशियाई वित्तीय संकट हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में 1999 में इसका गठन किया गया था। G20 का जो 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में होगा उसकी घोषणा कर दी गई है। रियो दी जेनेरो ब्राजील में ये आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मित्रों जो अगला न्यूज़ है हमारा वो है आसियान से संबंधित। तो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हाल ही में आयोजित किया गया है। आसियान से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पर टोटल 10 मेंबर कंट्रीज थे पहले, तो यहाँ पर 11वां सदस्य नियुक्त किसे किया गया है? तो तिमोर लिस्ते को 11वां सदस्य बनाया गया है। तिमोर लिस्ते की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा इस अधिवेशन में या सम्मेलन में म्यांमार शामिल नहीं था, म्यांमार को अलग रखा गया था। तो आसियान का जो 43वां शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान भारत का जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का ही, वो भी आपका इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। और 18वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन या फिर आप कह सकते हैं 18th ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी वो भी आपकी जकार्ता इंडोनेशिया में ही हुई थी। तो ईस्ट एशिया समिट हो या फिर आपका आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन हो या फिर आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हो, ये तीनों ही आपके जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा अगर आसियान की स्थापना की हम बात करें तो 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा पत्र के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान के मोटो की अगर बात करें, आदर्श वाक्य की, तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो था। पहला शिखर सम्मेलन आपका 1976 में इंडोनेशिया बाली में आयोजित किया गया था।
तो ये आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बनाए गए हैं एमर्सन मनंगाग्वा, ये आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं। इसके अलावा सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थरमन शनमुगरत्नम। तो एमर्सन मनंगाग्वा और थरमन शनमुगरत्नम, ये दो नवनिर्वाचित आप कह सकते हैं राष्ट्रपति जो हाल ही में निर्वाचित किए गए हैं जिम्बाब्वे और सिंगापुर के लिए। भूमध्य सागर में एक तूफान आया था, इसका नाम था डेनियल। ध्यान रखिएगा, लीबिया का तटीय शहर है डेरना, यहाँ पर इसने काफी तबाही मचाई, बाढ़ आ गई थी डेरना में, तो ये काफी चर्चा में रहा और न्यूज में रहा। तो भूमध्य सागरीय तूफान था डेनियल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका लीबिया का जो तटीय शहर है डेरना, वहां पर इसने भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा अफ्रीकी देश जो गैबन है, यहाँ पर हाल ही में कूप हुआ है, नवनिर्वाचित सरकार थी, उसको सेना के द्वारा उसका तख्ता पलट कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा। तो गैबन में हाल ही में आप कह सकते हैं तख्ता पलट हुआ है, जो कि एक अफ्रीका का देश है। इसके अलावा अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या गैबन जो है ये आपका भूमध्य रेखा या जो आपका इक्वेटर है उस पर लाई करता है, उस पर आता है या नहीं। इसके अलावा नासा का एक मिशन था ओसिरिस रेक्स यान, नासा का मिशन था पहले, तो ये याद रखना है। इसके बाद इसने किसका अध्ययन किया, तो जो बेन्नू एस्टेरॉयड है, बेन्नू एस्टेरॉयड, इसका इसने अध्ययन किया था। इसके अलावा OECD के अनुसार जो GDP वृद्धि दर बताई गई है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 2023 के लिए 6.3% बताया गया है और वर्ष 2024 के लिए 6% का ग्रोथ अनुमानित किया गया है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 या वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विप्पो के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार रैंकिंग जारी की जाती है। यहाँ पर प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था इस रैंकिंग में, और भारत का यहाँ पर 40वां स्थान था। दो योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, चर्चा में रही हैं। एक तो आपकी PM विश्वकर्मा योजना है, 2023 की योजना है ये PM विश्वकर्मा योजना। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पारंपरिक कौशल वाले कर्मी हैं, तो उनको अपना कारोबार प्रारंभ करने और उसका विस्तार करने हेतु या उसमें मदद करने हेतु ये योजना लाई गई है, विश्वकर्मा योजना। टोटल योजना का जो आवंटन है वो 13,000 करोड़ का है, ठीक है। इसके अलावा PM दक्ष योजना जो है ये आपका 2020-21 में शुरू किया गया था और इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये योजना किसके लिए थी, तो हम कह सकते हैं कि जो SC OBC डीनोटिफाइड ट्राइब्स, कचरा बीनने वालों या उनके सहित जो सफाई कर्मचारी हैं, इन सभी को स्वरोजगार और मजदूरी के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाकर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना लाई गई थी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो PM दक्ष योजना से संबंधित जो मंत्रालय हमारा वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है PM उज्ज्वला योजना। तो नाम में आपसे आ सकता है कि PM उज्ज्वला योजना के तहत अब जो देय सब्सिडी है वो कितनी है, तो 400 रुपए प्रति सिलेंडर ये सब्सिडी दी जाएगी। और PM उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को इसका आप कह सकते हैं शुभारंभ किया गया। कहाँ से किया गया, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से इसका शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि अब जो देय सब्सिडी है वो कितनी है, 400 रुपए प्रति सिलेंडर। 1 मई 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था और कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था, PM उज्ज्वला योजना। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो भारत में जो वृद्धि दर है या आर्थिक वृद्धि है उस पर अनुमानित अपना आंकड़ा बताती हैं कि इतना वृद्धि होगा। तो अगर मेन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गया, फिच रेटिंग एजेंसी हो गई, या स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी हो गई, SAP जिसको कहते हैं, तो इनका जो अनुमान है वो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या अनुमानित किया है। तो अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 2023-24 के लिए जो भारत में वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, वो 6.2% से बढ़ाकर 6.4, ये 6.4 लिखा हुआ है, 6.2% से 6.4% कर दिया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। अगर फिच रेटिंग एजेंसी की हम बात करें तो 2023-24 में जो आर्थिक वृद्धि अनुमान दिया गया है फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा वो आपका 6.3% है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की अगर हम बात करें SAP की, तो इनके द्वारा जो पूर्वानुमान दिया गया है भारत, वो 6% पर ही बरकरार रखा गया है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है R माधवन, बहुत ही फेमस एक्टर है ना,
रॉकेटरी दी नाम भी फैक्ट आप सभी ने देखी होगी मूवी। तो यहाँ पर आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये आर माधवन को बनाया गया है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर स्वाति नायक। इसके अलावा अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान, ये आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको सम्मानित किया गया है अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान से। ठीक है। इसके बाद मित्रों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में जो भारतीय शामिल हैं वो आपके डॉक्टर रवि कन्नन है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार विजेता है भारतीय विजेता, वो आपके डॉक्टर रवि कन्नन है। अगला आप देखें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, यहाँ पर 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है देश के। इसके अलावा 96th एडिशन जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं उसमें भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि है, जो ऑफिशियल एंट्री है, वो मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो। या ध्यान रखिएगा, जो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है ऑस्कर में वो आपकी है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वहीदा रहमान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको? तो आपके वहीदा रहमान है। इसके अलावा बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो 2023 हेतु जो अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकों में भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है चेतना मारू, इनका प्रथम उपन्यास शामिल किया गया था वेस्टर्न लेन। हालांकि अगर बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये न्यूज अब पुरानी हो गई है। बुकर पुरस्कार 2023 प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पॉल लिंच को। पॉल लिंच को ये पुरस्कार दिया गया है, बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो आपका जॉर्जी गुस्पतनेव को दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। ध्यान रखिएगा, जॉर्जी गुस्पतनेव को दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। इसके अलावा 5 सितंबर आप सभी को पता है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति जो थे स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जो जन्म तिथि है इसी दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत के अंतर्गत। 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है जो आप सभी को पता होगा। और विश्व पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक त्रासदी हुई हाल ही में, आप देखेंगे मोरक्को में एटलस पर्वत में भूकंप आया, 3000 से अधिक लोग यहाँ पर मारे गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, दुखद सूचना है ये। इसके अलावा कुछ नाम परिवर्तन किए गए, जैसे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कप्तान तुषार महाजन, ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला था उसको अब हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानेंगे। औरंगाबाद जिले को छत्रपति संभाजी नगर, और जो उस्मानाबाद है उसका नाम बदलकर अब धाराशिव कर दिया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो गाजियाबाद स्थित जो हिंडन एयरबेस है वहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो के लिए आप देखेंगे नीरज चोपड़ा को रजत पदक हाल ही में दिया गया है। इसके अलावा बर्लिन मैराथन 2023, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था पर यहां पर आप देखेंगे महिला वर्ग में एक रिकॉर्ड बना है 2 घंटा 11 मिनट और 53 सेकंड का। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? आसिफा ने बनाया है बर्लिन मैराथन 2023 में। आप सभी को पता है एशिया कप 2023 और ऑस्ट्रेलिया के जो विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला हुई, इन दोनों में विजेता कौन रहा? तो भारत विजेता रहा एशिया कप 2023 का, और आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो ओडीआई श्रृंखला हुई उसमें भारत ने जीता था। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैच की हम बात करें तो इस पूरी श्रृंखला में टीम का नेतृत्व किया था केएल राहुल ने, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था शुभमन गिल को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए, और तीनों ही नेपाल से संबंधित है। इसमें सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाने का जो रिकॉर्ड है नेपाल के क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी के नाम ये आप कह सकते हैं खिताब चला गया है, और सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाने का जो नया विश्व रिकॉर्ड है वो नेपाल के क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह एरी।
इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो युवराज सिंह का 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड था, 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड था, इसको तोड़ा है इन्होंने, दीपेंद्र सिंह एरी ने। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ही सबसे तेज शतक बनाने का भी रिकॉर्ड टूटा है, और यह रिकॉर्ड भी नेपाल के ही क्रिकेटर हैं कुशल मल्ला, इनके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने का भी रिकॉर्ड अब नेपाल के नाम चला गया है। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान ने 17वीं बार 132वां जो टूर्नामेंट हुआ है डूरंड कप, इसको जीतने में सफलता हासिल की है। तो 132वां जो टूर्नामेंट हुआ है डूरंड कप का, इसको किसने जीता है? तो आप कह सकते हैं मोहन बगान ने जीता है। किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को हराया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। इसके बाद डेविस कप की बात करें तो ये आपका किस खेल से संबंधित है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यहाँ पर डेविस कप जीता है किसने? भारत ने जीता है। किसको हराकर? मोरक्को को हराकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको हराया है भारत ने। तो डेविस कप भारत ने हाल ही में जीता है मोरक्को को हराकर। और इस मुकाबले के बाद आप देखेंगे कि जो रोहन बोपन्ना है, उन्होंने डेविस कप से संन्यास ले लिया है। जो भारतीय खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, इन्होंने डेविस कप से संन्यास ले लिया है। ठीक है। इसके अलावा टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है, और जो विजेता राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 विजेता जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो PSC है ना, वहां पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला बटालियन खोलने की बात कर रही है राज्य सरकार। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। और जो महिला बटालियन होंगे उनका नाम लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना अवंती बाई, इन नामों से 3 महिला बटालियन यहाँ पर PSC में खोले जाएंगे, गोरखपुर, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे का जो सीरीज होगा वो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।